जय हिंद। मैं सौरभ और मेरे साथ एक बार फिर से आप जुड़ रहे हैं सेट सॉल्यूशन 25 दिसंबर के। ठीक है, और मैथ्स का सॉल्यूशन लेकर हम आपके साथ उपस्थित हैं, जिसमें आप प्रश्न संख्या 41 का से मैथ्स है और वहाँ से आप सॉल्यूशन देखना शुरू करेंगे। तो प्रश्न संख्या 41 है, 6/5 और 3/7 के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा। ध्यान देंगे, यहाँ पे 2 बार व्युत्क्रम शब्द प्रयोग किया गया। तो पहला कि जो डेटा आपको दिया गया उसको आपको उलट लेना है। ठीक है, जैसे आपका डेटा है 6/5 और 3/7, इसको उलट करके आप लिखेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको। ठीक है, 5/6 प्लस 7/3। क्लियर है। और इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आएगा 19/6, और इसी 19/6 का फिर से व्युत्क्रम करना है जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा 6/19, लेकिन 6/19 तो ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक, तो ध्यान देंगे कि कभी कभी होता क्या है कि यहाँ पे जो 6/19 आप देख रहे हैं इससे कैलकुलेट करके लिखा गया है, जबकि ऑप्शन में जो दिया हुआ है 57/18। तो अगर उसे 3 से कटाएंगे तो आपको मिलेगा 19/6। फिर इसी तरीके से आएगा तो आपका ऑप्शन सी है 18/57, उसे भी कटाइएगा तो कितना आएगा 6/19। तो ऊपर और नीचे अगर बराबर संख्या से गुणा करके रखा गया हो तो वो हमारा आंसर हो सकता है। एक तो तरीका ये था कि आप ऊपर भी 3 से गुणा कर लीजिए और नीचे भी 3 से गुणा कर लीजिए। दूसरा कि कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान देंगे कि अगर आप चाहें तो नीचे वाले का एलसीएम जो आप लेते हैं वो ना लेकर के डायरेक्ट 6 और 3 को गुणा करके नीचे 18 लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि एलसीएम भी वही एक प्रोसेस है। इसके बाद जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो ऊपर आएगा 15 + 42, जिसको जोड़ने पे कितना होगा 57, और आप डायरेक्ट फिर इसका व्युत्क्रम कर दीजिए यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 18/57। तो इसका आंसर 6/19 भी सही है और 18/57 भी। ऑप्शन के अनुसार 18/57 आप ट्रिक करेंगे। ठीक है, बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भिन्न 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रमों का HCF क्या होगा। तो एक बार फिर से ध्यान देंगे आप कि व्युत्क्रम का HCF पूछ रहा है, यानी जो डेटा आपको दिया हुआ है पहले उसको उलट लेना है। व्युत्क्रम का मतलब इनवर्स यानी अपोजिट। तो 3/4, 9/10 और 15/16 का व्युत्क्रम क्या होगा, उलट दीजिएगा। 4/3, 10/9, 16/15। और कभी भी आपसे अगर फ्रैक्शन का यानी भिन्न का एलसीएम पूछे या HCF पूछे, ठीक है, तो जो ऊपर यानी जो अंश जिसको हम बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं ना, तो जो अंश है उस टोटल अंश का अगर HCF का है तो ऊपर वाले का HCF निकाल लीजिए, अगर एलसीएम का है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लीजिए। यानी जो कहेगा वो ऊपर वाले के साथ रूल अप्लाई होगा। ठीक है, और जो बाकी बच जाएगा वो नीचे वाले के साथ अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे यहाँ HCF निकालने के लिए कहा है तो ऊपर वाले का HCF निकाल दीजिए, नीचे वाले जो हर है उनका एलसीएम निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर कहता कि इनका एलसीएम निकालिए तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालते और नीचे जो बच जाएगा उसका HCF निकाल देते, आपका आंसर आ जाता। तो यही आपका प्रोसेस रहता है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43 की तरफ। प्रश्न है √0.00060,516 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसको ऑप्शन के थ्रू जाने का एक तरीका आपके पास हो सकता है क्या, कि आप गिन लें कि पॉइंट कितने के बाद आया है, यानी पॉइंट के बाद कितने अंक आए हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ 8 अंक आए हैं। तो नॉर्मली अगर हम सोचें तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो जो हमारा पॉइंट है उसका पोजीशन होगा 4 अंकों के बाद। ठीक है, और इस तरीके से अगर आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं तो आप वहां से भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे आपका ऑप्शन ए ऐसा हो सकता है, ऑप्शन बी नहीं क्योंकि 5 अंक के बाद है, ऑप्शन सी नहीं 3 अंक के बाद है, ऑप्शन डी और ए में से आपका कोई आंसर हो सकता है। अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा, वही वर्गमूल निकालने का तरीका। तो वर्गमूल मुझे उम्मीद है कि आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझे बता देंगे, हम उसे भी देख लेंगे और आपका आंसर हो जाएगा 0.0246। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 44 के तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से सबसे छोटा कौन सा है, और यहाँ पे कुछ डेटा दिए हुए हैं जैसे 0.5 का स्क्वायर, √0.49, और अगला डेटा है 0.23, और इसके बाद अगला डेटा है
0.008, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे 25/100, 7/10 और 2/10, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो मिलेगा आपको, ठीक ना। और जब ये मिलेगा तो एक प्रोसेस यहाँ पे मैं आपको साझा कर देता हूँ कि कभी भी कोई भी फ्रैक्शन दिया रहे तो उसमें बड़ा या छोटा कैसे निकाला जाता है। तो इसमें से कोई भी दो फ्रैक्शन आप उठा लीजिए, ठीक है, जो आपको मन करे। जैसे हमने यहाँ से 25/100 को कैलकुलेट करके कटा दिए तो 1/4 मैंने लिख लिया, और दूसरा फ्रैक्शन मैंने 7/10 उठा लिया, ठीक है। हमको क्वेश्चन में कहा गया छोटा निकालना है, तो मैंने क्या किया कि इन दोनों को रख के दूसरे वाले का नीचे वाले के साथ, जैसा कि मैंने एरो देकर के आपको दिखाया है, तो आप वहां पे एरो से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराइए, ठीक है। जैसे इसके नीचे 10 है तो और इसके ऊपर 1, तो इसको मल्टीप्लाई कराने के बाद ये डेटा मैंने यहाँ लिखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ 4 और 7 का मल्टीप्लाई करा के मैंने यहाँ डेटा 28 लिखा है। अब 10 और 28 में कौन सा बड़ा होगा? 28, यानी कि जिसके ऊपर बड़ा अंक हमने लिखा है वो इन दोनों में बड़ा है, यानी 1/4 और 7/10 में 7/10 बड़ा है। इस नियम के अनुसार आप ये सीखे, ठीक है। अगर छोटा देखना होता तो कैसे देखते कि 10 और 28 में कौन छोटा है, तो 10 छोटा है, यानी कि इन दोनों में छोटा कौन है, तो 1/4 छोटा है। अब यहाँ पे तो 3 फ्रैक्शन दिए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इनमें से जो हमको सवाल में कहा, क्या कहा, छोटा निकालना, तो हम यहाँ से छोटा वाला उठा के फिर अगले वाले के साथ जाएंगे, जैसा कि मैं आगे किया भी हूँ। क्या 1/4 को 1/5 के साथ, अब 1/5 कैसे, तो 2/10 को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/5 आएगा, ठीक है। और यहाँ भी मैंने वही किया है कि नीचे वाले का ऊपर वाले के साथ गुणा, और यहाँ ऊपर मैंने लिख दिया है, ठीक है। और फिर यहाँ नीचे वाले का ऊपर वाले के साथ गुणा, और फिर यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है। अब बताइए 5 और 4 में छोटा कौन है, तो 4 छोटा है। किसके ऊपर 4 मैंने लिखा है, तो 1/5 के ऊपर, यानी 1/5 जो है वो सबसे छोटा भिन्न है, ठीक है। तो इस तरीके का प्रयोग करके आप सबसे छोटा या सबसे बड़ा निकाल सकते हैं। अगर आपको इसके बावजूद भी कहीं दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं इस पे 2-4 सवाल आपको करा दूंगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 45 की तरफ। गलती से मैंने यहां प्रश्न ही नहीं लिखा है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 46, और 45 को मैं कमेंट में डाल दूंगा। प्रश्न संख्या 46 है, 25 का पावर है 2.5 और अनुपात 5 के पावर 3, ठीक है। अब यहां पे एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कभी भी अगर बात डिवाइड की है तो दोनों का जो नीचे वाला डेटा है उसको सेम करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे यहाँ 25 दिया हुआ है तो 25 का स्क्वायर करके अगर देखें तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और यहाँ भी नीचे 5 ही दिया हुआ है, यानी दोनों सेम हो जाएंगे इस प्रोसेस के थ्रू, अगर हम ऐसा करते हैं तो, ठीक। तो यहाँ पे हमें वही कर लेना चाहिए। इससे फायदा क्या होता है कि जब हम डिवाइड कर रहे होंगे तो हमको आसानी होगा कैलकुलेट करने में। तो कभी भी आपको इस तरह का प्रश्न मिले तो पहले आप क्या करेंगे, ये नीचे का जो बेस है उसको सेम करने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा करने से आपका जो टर्म है वो क्या होगा, आसान हो जाएगा, ठीक। अब देखिए मैंने 25 को 5 का स्क्वायर लिखा और फिर 2.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ क्या आया 5 के पावर 5 और 5 के पावर 3 पहले से दिया, बीच में रेशियो, रेशियो का मतलब डिवाइड ही होता है, ठीक। यहाँ जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो आपको पता है कि a का पावर n अपॉन a का पावर अगर m दिया हो तो इसको कैलकुलेट करके लिखते हैं a के पावर m माइनस n, यानी क्या कि भागा में जो घात होते हैं घटाए जाते हैं, क्या किए जाते हैं, घटाए जाते हैं। और गुणा में क्या किए जाते हैं, अगर ऐसा रहता a के पावर n गुणा a के पावर m, तो यहाँ क्या किया जाता, तो यहाँ पे घात जोड़ दिया जाता है, अर्थात यहाँ पे लिखा जाता a के पावर m प्लस n, ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भागा है इसलिए हमने क्या किया, घात घटा दिया, तो 5 और 3 को घटाया तो कितना है 2, यानी ऊपर ही 2 बचेगा क्योंकि बड़ा ऊपर वाला अंक है। तो 5 का स्क्वायर मैंने 25 लिख दिया और नीचे बचा 1 लिख दिया, और यहाँ से आंसर हमारा आ गया 25:1, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 47 की तरफ। अगला प्रश्न है 25 लीटर नमक के घोल में नमक की मात्रा 6% है, कितना है 6% है। उसके अनुसार उस घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए कि नमक की मात्रा 5% हो जाए। यानी कि पहले जो भी
सॉल्यूशन है उसमें नमक की मात्रा 6% है, और बाद में कह रहा है कि सॉल्यूशन की मात्रा क्या कर दी जाए या फिर उसमें कितना अधिक पानी मिला दिया जाए कि सॉल्यूशन में नमक 5% रहे। यानी एक बात आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ नमक की मात्रा से कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, अर्थात पहले सॉल्यूशन में भी नमक उतना ही रहेगा और दूसरे सॉल्यूशन में भी नमक की मात्रा उतनी ही रहेगी, बस बदला क्या है तो परसेंटेज। और इसी को बेस मान करके आप ये प्रश्न बहुत इजीली बना सकते हैं, जैसे कि पहले में मात्रा दिया हुआ टोटल सॉल्यूशन है 25 लीटर और 25 का 6% है सॉल्ट, तो 25 का 6/100 कर दीजिएगा तो आपको सॉल्ट की मात्रा निकल जाएगी। अब देखिए इसके बाद क्या कहा है, उसी सॉल्यूशन में पानी मिलाना है, तो अब पानी मिलाने के बाद वो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा ये तो हमें पता नहीं है, इसलिए हमने मान लिया कि पानी मिलाने के बाद ओवरऑल सॉल्यूशन जो है वो x लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? x लीटर हो जाएगा, और x लीटर हो जाएगा तो कह रहा है कि जो सॉल्यूशन होगा उसका अब नमक 5% रह जाएगा, तो हमने वही लिख दिया 5%। और इस 5% की मात्रा तो हमें पता है कैसे, यहां से, क्योंकि उस सॉल्यूशन में सॉल्ट की मात्रा हमेशा बराबर रहेगी, ठीक। और इसी को कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको x का वैल्यू मिलेगा क्या, 30 लीटर। तो आपका जो सॉल्यूशन है वो अब कितना हो गया, 30 लीटर, और पहले जो आपका सॉल्यूशन था वो कितना था, 25 लीटर, यानी उसमें कितना अधिक पानी मिलाया गया, 5 लीटर। और यही आपसे प्रश्न में पूछा गया कि कितना पानी और मिलाया गया, तो 5 लीटर पानी मिलाया गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि b का a% प्लस a का b% क्या होगा, ठीक। तो इसको आप अपने तरीके से बनाएं तो आप आंसर ये भी लिख सकते हैं, आप AB/50 भी लिख सकते हैं आंसर, लेकिन आपके ऑप्शन में तो AB/50 आया नहीं। अब AB/50 कैसे लिख सकते हैं, तो नॉर्मल प्रोसेस B का A% प्लस A का B% कीजिएगा और आप ऐड करते हुए जाइएगा तो AB/50 आएगा। लेकिन आपके ऑप्शन में जो ऑप्शंस मिले हुए हैं आपके प्रश्न में वो B का 2A% या फिर 2B का 2B%, इस तरीके से प्रतिशत में मिला हुआ। तो ध्यान देंगे कि कभी भी प्रश्न बनाते समय आपको ऑप्शंस क्या दिया हुआ, अर्थात आपसे ऑप्शन कैसा डिमांड करता है आंसर, उसी तरीके से सॉल्व करने का प्रोसेस शुरू कीजिए, ठीक है। ये बताने का पर्पज ये था कि कुछ लोग ऐसे बनाए होंगे और उनका ये आंसर आया होगा, तो ये गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं, ठीक। तो इसके लिए हमें क्या करना था कि हम डायरेक्ट यहाँ से ये रूट अपना लेते, ये वाला, तो ज़्यादा आसान होता। जैसे AB/100 प्लस, अब ये 1 + 1 मैंने कैसे लिखा है, तो आपको इतना तो पता होगा। ये लिखने के बाद आप इन दोनों में से AB सेम है तो AB सेम मैंने ले लिया, और 100 नीचे दोनों में है तो ये मैं कॉमन ले लिया हूँ, और कॉमन लेने के बाद AB/100 यहाँ भी है, AB/100 यहाँ भी है, दोनों में से कॉमन ले लिया तो 1 1 बचा, वही मैंने 1 1 लिखा है, ठीक। अब 1 1 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, AB में 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2AB/100 हो जाएगा, ठीक। आपको पता है कि नीचे 100 है तो आप जैसे देखते हैं कि 5% लिखते हैं तो इसके बदले में 5/100 लिख देते हैं, ठीक। तो इसी टर्म में तो आपसे आंसर पूछा है, तो आप यहां पे ऐसा लिख सकते हैं क्या कि A का 2B/100 यानी 2B% लिख सकते हैं, या फिर B का 2A% लिख सकते हैं, 2A/100, ठीक। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, B का 2A/100, क्योंकि यही आंसर दिया। अगर ऑप्शंस में A का 2B/100 या फिर A का 2A% भी देता तो वो भी आपका आंसर हो जाता, तो उससे घबराने की बात नहीं है। यहाँ प्रश्न में तो दम नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑप्शन को बहुत अच्छे तरीके से सेट किया गया, और आप भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 49 के तरफ। अगला प्रश्न है, 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपए के 5 की दर से बेचे जाते हैं, लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ हो या हानि हो, ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का खेल होगा, ठीक। अब हमको यहाँ से कोई अगर क्रय मूल्य बता दे और विक्रय मूल्य बता दे तो हम आराम से, हमें लाभ हुआ है तो हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा रहा होगा, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटा देंगे, लाभ मिल जाएगा। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, उस पर हम बना लेंगे इजीली। अब यहाँ से क्रय मूल्य पता कैसे चलेगा, तो जितना मेरा टोटल पैसा लगा है वो क्रय मूल्य है, जो सामान खरीदने में लगा है वो, मैंने यहाँ से एक केले का क्रय मूल्य निकाल लिया, क्योंकि लाभ हर केले पे बराबर ही होगा, और एक केले का विक्रय मूल्य भी निकाल लिया।
तो एक केले का क्रैमुल कितना होगा, तो टोटल पैसा मेरा लगा था 5 रुपया और केले खरीदे थे 6 रुपये, तो ये एक केले का क्रैमुल हो गया। उसी तरीके से 6 रुपये में मैं 5 केले बेच रहा हूँ, तो ये मेरा विक्रयमूल्य हो गया। ठीक है, अब लाभ बराबर क्या होता है, विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। तो ये मैंने विक्रयमूल्य लिखा और ये क्रयमूल्य लिखा, ये विक्रयमूल्य और ये क्रयमूल्य दोनों को घटाया, ये मुझे एक केले पर लाभ मिल गया। ठीक है, एक केले पर मुझे इतने रुपए या इतने पैसे का लाभ होता है। ठीक, अब देखिए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लाभ बटे क्रयमूल्य गुणे 100। एक बात आप यहां से नोटिस करेंगे कि कभी भी चाहे आपको लाभ हो रहा होगा या हानि हो रहा होगा, आपके अपने लागत पे यानी आपके अपने पूंजी पे होता है, और जो आपकी अपनी पूंजी होती है वो क्रयमूल्य होती है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी चीज उसी पूंजी से खरीद रहे होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि लाभ या हानि, यहाँ कुछ लोग कंफ्यूजन कर जाते हैं, नीचे कभी एसपी लिख देते हैं, कभी सीपी लिख देते हैं, हमेशा यहाँ पे क्या होगा, सीपी होगा। ठीक, और यहाँ से आप लाभ परसेंट निकालेंगे तो 44% आपका आंसर आएगा। ठीक है ना, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 50 के तरफ। अगला प्रश्न है 10 और 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टे क्या होंगे। तो ये मुझे लगता है कि आप सभी को पता होगा कि इसमें क्या करते हैं कि पहले जो दोनों बट्टे दिए होते हैं उनको जोड़ लेते हैं, फिर माइनस का साइन AB/100, ये एक फॉर्मूला है जैसा कि आप देखते हैं। ठीक है, इसका एक और भी अप्रोच है, अगर फ्रैक्शन में कभी वो क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक, यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे 37% आपका आंसर आ जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 51 के तरफ। अगला प्रश्न क्या है, यदि x रुपए पर a% की दर से m वर्षों के लिए साधारण ब्याज उतना ही है जितना y रुपए पर a² % की दर से m² वर्षों के लिए है, तो x और y का रेशियो पूछा गया यहाँ पे। अब ध्यान देंगे कि दोनों ही स्थितियों में जो साधारण ब्याज है वो बराबर है, और साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। जब दोनों स्थिति में साधारण ब्याज बराबर है तो हमने दोनों को सामने सामने लिख दिया, क्योंकि इससे भी जितना साधारण ब्याज आएगा उतना ही इससे भी आएगा, तो आप इन दोनों को इक्वल में लिख सकते हैं। और वैसे भी आपको रेशियो निकालना है तो ये एक तरीका भी होगा आपके पास। यहां से हमने क्या किया कि मूलधन x गुणे समय a और दर m, जो भी है मैंने इसको रख दिया यहाँ पे, और यहाँ से जो आप कैलकुलेट करेंगे तो x/y बराबर आएगा am/1। तो x का ऊपर वाले का ऊपर वाला वैल्यू हो जाता है, नीचे वाले का नीचे वाला, इतना तो आपको पता होगा, बेसिक चीज़ है। तो x के रेशियो के लिए am आ गया और y के रेशियो के लिए 1 आ गया, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 52 के तरफ। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि 52 क्वेश्चन क्या है, दिया है कि SI एवं CI पर किसी मूलधन पर 3 वर्ष में 20% प्रति वर्ष की दर से अंतर 48 रुपए, तो मूलधन क्या होगा। यहाँ पे प्रश्न में आपसे CI और SI का 3 साल का डिफरेंस पूछा गया, अर्थात एक ही पैसा किसी व्यक्ति को 3 वर्ष के लिए CI पे दिया गया होगा और किसी को SI पे। तो जिसको CI पे दिया गया होगा वो ज़्यादा पैसा देगा, क्योंकि आपको पता है कि CI और SI में डिफरेंस क्या है। CI में आपके मूलधन के अलावा जो आपका ब्याज है उस पर भी आपको ब्याज मिलता है, जबकि SI में सिर्फ और सिर्फ आपके मूलधन पर ब्याज मिलता है। ठीक, तो इस वजह से SI छोटा होता है, CI ज़्यादा मिलता है, और बैंक जो है वो CI सिस्टम को ही फॉलो करती है। कल एक प्रश्न भी इससे आया था, तो कभी बैंक शब्द आए तो बैंक का जो रेट होता है वो CI पे चलता है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अब 3 वर्ष का ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, ठीक, क्योंकि यहाँ से आपका ये प्रश्न बहुत आसान हो जाता है। फॉर्मूला क्या है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ अगर याद है तो बोलते जाइए। P × R/100 का पावर क्यूब प्लस 3 × R/100 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला रहा 3 वर्ष का डिफरेंस निकालना हो तो। अगर सिर्फ और सिर्फ आपको 2 वर्ष का डिफरेंस निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है P × R/100 का स्क्वायर, ये हो जाता है 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो ये 3 वर्ष का था, वहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन मैंने आपके सामने लिख भी रखा है और उम्मीद करते हैं कि आपको कैलकुलेशन आता भी होगा। ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा मूलधन 375 रुपये। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 53 के तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, यदि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं तो 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिनों में मारेंगी। ठीक, बचपन में हम लोग सुनते थे कि 1 घंटे में एक कपड़ा
सूखता है तो 100 घंटे में कितना, 100 कपड़े सूखने में कितने समय लगेंगे। ठीक उसी तरह का प्रश्न है। ठीक, ज़्यादा आपको यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, अब करेंगे क्या, तो हम वहाँ से इजीली बना सकते हैं 100 × 100/100, और यहाँ हमें दिन पूछा गया तो यही दिन यहाँ मल्टीप्लाई में मैंने कर लिया है। ठीक, और यहाँ अपन 4 कर दिया जो कि दिया हुआ है आपके प्रश्न में, और यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 100 दिन आंसर आएगा। मुझे लगता है ये आप सभी को आ भी रहा होगा, आपने बना भी लिया होगा। जिनको नहीं आ रहा है वो यहाँ से देख लेंगे। ठीक, अगला प्रश्न है 54। यदि एक कुंड का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है तो शेष कुंड कितने समय में भरेगा। अब ध्यान दीजिएगा कि मैंने कल भी बताया था कि जब भी आप फ्रैक्शन लिखते हैं, चाहे कोई भी फ्रैक्शन, जैसे मान लीजिए मैंने 1/5 लिखा, तो 5 जो है वो टोटल वैल्यू है और 1 जो है उसका जो भाग बताना चाह रहा है उसकी संख्या है। ठीक, ठीक उसी तरीके से आपसे प्रश्न में लिखा गया 3/5 भाग 1 मिनट में भरता है, अर्थात अगर वो बाल्टी, अगर वो टंकी 5 लीटर का होगा तो वो 3 लीटर भर गया है, और उस 3 लीटर को भरने में 1 मिनट अर्थात 60 सेकेंड का समय लगा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि 3 लीटर भरने में 60 सेकेंड का, या फिर उस टंकी का 3 भाग भरने में 60 सेकेंड का समय लगा है, तो 1 भाग भरने में तो हम कैलकुलेट करेंगे तो 20 सेकेंड आएगा, और टोटल टंकी है कितना, 5 भाग भरना है, तो 1 भाग भरने में 20 सेकेंड, तो 5 भाग भरने में कितना हो जाएगा आपको पता होगा, 100 सेकेंड। ठीक, यहाँ से भी अगर आप इसको घटा देते हैं, 100 से 60 घटा देते हैं तो 40 सेकेंड आंसर आ जाएगा। लेकिन आप उतना लंबा क्यों करेंगे, आप एक बात बताइए, शॉर्टकट सोचिए कैसे बनेगा इसका। तो 3 भाग भरा है, 5 भाग भरना है, यानी और कितना भरना है, 2 भाग भरना है। 3 भाग भर चुका है, टोटल 5 था, तो और 2 भरना है। 1 को भरने में कितना लग रहा है, 20 सेकंड, तो 2 को भरने में कितना लगेगा, 40 सेकंड। ऐसे प्रश्न आप प्रयास करें बिना कलम उठाए बनाने का। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 55 की तरफ। प्रश्न संख्या 55 है, 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। अब ध्यान दीजिएगा कि इस तरह के प्रश्न में टोटल डिस्टेंस अपॉन चाल अगर लिख दें तो समय निकल जाएगा। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस कितना है, तो रेलगाड़ी है वो खंभे को पार करने में अपने पहले बिंदु से लेके, यानी शुरुआती जो इंजन होता है और पीछे का जो गार्ड का डब्बा होता है, दोनों को पार करेगी तब कहेंगे रेलगाड़ी पार कर गई। तो वो कहीं ना कहीं अपनी लंबाई भी पार कर रही होती है, इसलिए उसकी लंबाई 75 मीटर। अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि 0 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि खंभा दिया हो, आदमी दिया हो, पेड़ दिया हो, इनकी लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की तुलना में न के बराबर होती है, इसलिए इनकी लंबाई को मेजर नहीं किया जाता, तो ये 0 हो गया। अगर यही कहता कि 2 रेलगाड़ी एक दूसरे को आपस में पार कर रही है तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ दी जाती है। ठीक, तो मैंने वही लिखा 75। अब नीचे लिखा हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ऊपर जो दिया था वो मीटर में। एक बात ध्यान देंगे, आप प्रश्न बनाते समय यूनिट का बहुत बड़ा महत्व है। अगर यूनिट आप नहीं समझ पाए तो उस स्थिति में भी आप क्वेश्चन सही बनाने के चक्कर में गलत बनाते हैं। यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, यहाँ मीटर दिया है, तो कहीं ना कहीं किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर वाले यूनिट में लाना ही होगा। ठीक है, तो स्पीड का 2 यूनिट, एक किलोमीटर प्रति घंटा और एक मीटर प्रति सेकंड। ऊपर मीटर में है तो नीचे मीटर में लाइए, या फिर ऊपर वाले मीटर को घंटा में बदलिए, वो ज़्यादा टफ हो जाएगा। कभी भी आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाइए, आसान रहेगा आपके लिए। ठीक, वही हमने करा, आपको पता होगा किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए उसमें 5/18 से गुणा कर दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, तो आपको पता होगा कि मीटर तो 1000 मीटर हो जाएगा 1 किलोमीटर में, और घंटा में 3600 सेकंड हो जाते हैं, और इसी को जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 5/18, और यही वजह है कि 5/18 से गुणा किया जाता है, और कोई बात नहीं है। अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आएगा 4.5 सेकंड, जो आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 56 की तरफ। अगला प्रश्न है, एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में क्रमशः 10 किलोमीटर तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति किलोमीटर में क्या है। ठीक है, अब ध्यान देंगे आप कि नाव की गति, तो हमने मान लिया नाव की गति a है, धारा की गति उसका मैंने मान लिया b है। अब देखिए धारा के दिशा में जैसे आप हवा चल रही होती है जिधर, उधर ही साइकिल चलाते हैं, तो हवा आपको सपोर्ट देती है, इसीलिए जब भी नाव धारा की दिशा में चलेगी तो उसके अनुकूल होगी तो पानी का सपोर्ट मिलेगा, दोनों जोड़ दिया जाता है। अब आप
हवा के विपरीत दिशा में साइकिल चलाते हैं तो हवा अपोजिट वर्क लगाता है, आप अपोजिट, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका स्पीड स्लो हो जाता है। और ठीक यही नाव वाले में भी होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, घटा दिया जाएगा, यानी a माइनस बी हो जाएगा। एक बात तो तय है कि नाव का स्पीड धारा के स्पीड से ज़्यादा होगा तभी नाव चल पाएगा, अदरवाइज नाव भी पीछे पीछे चलने लगेगा धारा की दिशा में। तो यहाँ घटा दिया मैंने, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से b भी कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर 18 आएगा, a बराबर 9 आएगा और b बराबर 1 आ जाएगा, क्योंकि 9 और 1 जोड़ने पे 10 हो जाएगा ऊपर में। एक तो तरीका ये हो गया। अब इसको बिना पेन उठाए कैसे बनाया जा सकता है, तो आप एक से ध्यान दीजिए कि जोड़ने और घटाने के बीच का अंतर क्या है। तो जोड़ने और घटाने के बीच का अंतर है 2, और जो अंतर है उसमें 2 से भाग मार दीजिए। 2 से क्यों, क्योंकि 2 यहाँ पे टर्म्स यूज किए जा रहे हैं, ठीक, ए और बी के टर्म में, तो आप इनको भाग कर दीजिए, वहां से भी आपका ये आंसर इजीली फाइंड आउट हो सकता है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 57 के तरफ। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, तो 57 प्रश्न है, यदि किसी एपी का चौथा पद 14 हो तथा 12वां पद 70 हो तो पहला पद क्या होगा। अब आपको इतना तो पता होगा कि एपी में जो टर्म्स बढ़ते हैं वो सेम डिफरेंस के साथ बढ़ते हैं, इसलिए एपी लिखते समय ऐसा लिखा जाता है। देखिए, पहला टर्म ए, दूसरा टर्म ए प्लस डी, तीसरा टर्म ए प्लस 2d, चौथा टर्म ए प्लस 3d, ऐसे ही लिखा जाता है एपी को। ठीक, तो इसी तरीके से क्यों लिखा जाता है, क्योंकि एपी के बीच टर्म्स का गैप सेम होता है। जैसे मैंने यहाँ 1 लिख दिया और यहाँ 3 लिख दिया, तो अगला मुझे 5 ही लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच का गैप एपी में हमेशा सेम होता है। ठीक, ऐसा नहीं यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 9 लिख देंगे, नहीं लिख सकते। ठीक, तो एपी में जो होता है वो गैप सेम होता है, इसीलिए हर में देखेंगे आप डी 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 का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक, तो मैंने चौथा पद लिखा a प्लस 3d, उसी तरीके से 12वां पद लिखा a प्लस 11d, और दोनों को मैंने यहाँ जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमें यहाँ से d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 आ गया। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया, पहला पद, तो अगर मैं यहाँ पे d की जगह पे 7 रख दूँ तो a का वैल्यू मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, और वही यहाँ पे हुआ है, a का वैल्यू कितना है, -7। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 58 की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1 हो तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड का मान कितना होगा। ध्यान देंगे, अलजेब्रिक फंक्शन में इस तरह के प्रश्नों को अगर आप एग्जाम में टाइम के अंदर बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा वैल्यू रखने का टारगेट रखिए जिससे कि आपका इक्वेशन भी सेटिस्फाइड हो जाए, और अगर आपसे उत्तर फ्रैक्शन में पूछा गया हो, यानी जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ वो फ्रैक्शन में दिया गया हो, तो किसी भी स्थिति में नीचे 0 नहीं होने दीजिएगा। सिर्फ आपको 2 टारगेट रखना है। क्या, एक कि एक्स वाई जेड का ऐसा वैल्यू रखे कि यहाँ पे इनको कैलकुलेट करने के बाद 1 के बराबर आ जाए, पहला टारगेट। और दूसरा टारगेट ये रखना है कि किसी भी स्थिति में हमें जो क्वेश्चन में, जैसे यहाँ देखिए फ्रैक्शन में पूछ दिया, तो फ्रैक्शन वाले में ही ये दिक्कत होगा, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि किसी भी अंक के नीचे 0 आ जाता है तो उसका वैल्यू अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक, ऊपर 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे 0 नहीं आना चाहिए किसी भी स्थिति में। ठीक है, और नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ये अगर आप टारगेट रखते हैं तो बाकी आप कोई भी वैल्यू रखिए, चाहे 1 रखिए, 2 रखिए, 9 रखिए, जो भी रखना है रख के, बस यहाँ इन दोनों टर्म्स को अगर सेटिस्फाइड कर लेते हैं तो आपका आंसर ईजिली आएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक्स का वैल्यू 1 रखा, वाई का वैल्यू 1 रखा और जेड को 0 मान लिया। एक टारगेट आप भी करेंगे कि इसमें टर्म्स घट जाए जितना उतना ही अच्छा है। जैसे देखिए जेड का वैल्यू 0 रखने की वजह से 2 टर्म्स खत्म हो गए, तो यहाँ भी जो जेड दिया है उनको भूल जाइए आप, जहाँ जहाँ जेड दिया है उनका आप कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक, अब एक्स और वाई का वैल्यू रखे, तो एक्स और वाई का वैल्यू रखेंगे, 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के बराबर हो गया, एकदम सही है। यहाँ भी वाई का वैल्यू मैंने 1 रखा तो 1 1 ऊपर में 2 हो गया। अब देखिए नीचे एक्स प्लस वाई, तो एक्स और वाई को जोड़ेंगे, 1 1 2 हो गया, और यहाँ इंटू वाई का वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 कितना होता है, 1 ही होता है भाई, सॉरी 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 ही होता है, और 2 2 कैंसिल हो गया, कितना आंसर है 1। ठीक, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको इसका सॉल्यूशन डिटेल से ये बेसिक मेथड से, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो बेसिक मेथड भी बता दूंगा। ठीक, बढ़ते अपने प्रश्न संख्या
59 की तरफ। अगला प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बटे sin क्यू थीटा माइनस 2 cos क्यू थीटा प्लस 7 cos थीटा का मान कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न ने आपसे हिंट कर दिया है tan थीटा बराबर 1 दे करके। थीटा बराबर tan थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, जब थीटा का मान 45 डिग्री हो। ये आपको याद होगा तो ही बन पाएगा, ठीक। एटलीस्ट आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको 90 डिग्री तक हर एक एंगल का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक, जो भी मेजर सेगमेंट्स हैं। तो यहाँ से मैंने अगर 45, तो वही मैंने आगे प्रश्न में किया है कि साइन थीटा का 45 डिग्री का वैल्यू रख दिया, कॉस 45 का रख दिया, साइन क्यूब थीटा तो मैंने थीटा का 45 रख के क्यूब कर दिया है, कॉस क्यूब थीटा तो कॉस के 45 का वैल्यू रख के क्यूब कर दिया है, और लास्ट में कॉस थीटा दिया हो वही मैंने करा है, उसको कैलकुलेट आप भी कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 2, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 60 के तरफ। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं 5, 9 और x हैं, तो न्यूनतम पूर्ण मान बताइए। यहाँ पे पूर्ण मान बोल दिया है, इसलिए आपको पॉइंट में जाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर पूर्ण मान नहीं लिखा होता तो उस स्थिति में आपका आंसर पॉइंट में भी आ सकता था, ठीक ना। अब देखिए, कभी भी कोई भी त्रिभुज की भुजाएं सही दी हैं या गलत दी हैं, इसको जानने का आपके पास एक बहुत अच्छा तरीका है। क्या कि त्रिभुज का कोई भी 2 भुजा उठाइए और उसको जोड़ दीजिए, इसके बाद जो बाकी का कोई ना कोई तो एक भुजा बच जाएगा, उससे इन दोनों का जोड़ ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इसका वैल्यू 3 ले लिया, इसका 4 ले लिया और इसका 5 ले लिया, आप भी जो मन करे वो ले सकते हैं, ठीक। तो किसी भी 2 को जोड़ करके देख लीजिए, तीसरे भुजा से बड़ा होगा। जैसे मैं 3 और 4 ले लिया, जोड़ रहा हूँ तो 5 से बड़ा हो रहा है, 4 और 5 ले लिया, जोड़ रहा हूँ तो 3 से बड़ा हो रहा है, 3 और 5 ले लिया, जोड़ रहा हूँ तो 4 से बड़ा हो रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं त्रिभुज बनने की जो पहली शर्त है उसको तो ये फॉलो कर रहा है। एक शर्त और भी है, क्या कि कोई भी 2 भुजा ले लीजिए, उन दोनों को घटाइए तो तीसरे भुजा से छोटा आना चाहिए, ठीक। जैसे मैं यहाँ पे 3 और 5 ले रहा हूँ तो 3 और 5 को घटाने पे 2 आता है, 4 से छोटा है, एकदम सही बात। उसी तरीके से 4 और 5 ले लीजिए, 4 और 5 को घटाइएगा 1 आ रहा है, 3 से छोटा है, बिल्कुल सही है। 3 और 4 ले लीजिए, घटाइएगा 1 आ रहा है, 5 से छोटा है, बिल्कुल सही है। तो कभी भी त्रिभुज बनने की ये 2 शर्तें हैं भुजाओं के आधार पे, और कोण के आधार पे क्या है कि तीनों कोण को जोड़ने पे 180 आना चाहिए, ठीक। तो अब यहाँ से एक बात आप ध्यान दें कि मैंने वही काम करा है। इसमें पूछा कि न्यूनतम वो पूर्ण वैल्यू क्या हो सकती है। मैंने 2 भुजा उठाया, आप भी जो मन करे वो 2 भुजा उठा लीजिए। मैंने 5 और x को उठाया, ठीक है, जोड़ दिया। तो मैंने क्या बताया था कि जोड़ने के बाद तीसरी भुजा से ज़्यादा आना चाहिए। तीसरी भुजा से ज़्यादा आने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 9 से ज़्यादा मान आना चाहिए। तो 9 से ज़्यादा मान आने के लिए x का वैल्यू 5 होना पड़ेगा। अब कुछ लोगों के दिमाग में जा रहा होगा, सर आप 5 और 9 को क्यों नहीं जोड़ दिए, 5 और 9 को जोड़ देते और x का वैल्यू 14 से ज़्यादा हो जाता तो भी तो आप सही होते। तो ध्यान देंगे आप कि उस स्थिति में दिक्कत क्या है कि यहाँ पे आपसे प्रश्न में बोला गया कि न्यूनतम मान बताना है, अधिकतम नहीं। अधिकतम तो और भी कुछ हो सकता है, ठीक। इसीलिए मैंने छोटे टर्म्स में लाने का प्रयास किया, और वो सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है, 5 ही हो सकता है, ठीक। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 61 के तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 और 24 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या है। अब यहां से आपको 2-3 कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा। पहला, इस समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं आपस में 90 डिग्री पे काटते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, ठीक, पहला टर्म्स। दूसरा क्या टर्म है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में विकर्णों को आधा आधा पे बांटते हैं। कितने पे, आधा आधा पे बांटते हैं। तो अगर ये विकर्ण 32 दिया हुआ है तो ये आधा 16 ये हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ठीक। और उसी तरीके से ये 24 है अगर, तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक। अब ये 16 और 12 मिला, 20 में 90 डिग्री में मिल गया। तो कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज हमें मिल गया। और समकोण त्रिभुज में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है, और 90 के सामने वाला कर्ण होता भी है। हमने यहाँ से कर्ण निकाल लिया, और कर्ण निकाला तो कितना है 16 12, तो इसका कर्ण हो जाएगा 20, ठीक। वैसे भी आपको 3 4 5 याद होगा तो देख लीजिए ना, 3 में 4 से गुणा कीजिए 12, 4 में 4 से गुणा कीजिए 16, और 5 में 4 से, सब में सेम से गुणा करके वो ट्रिपलेट सेट किया जा सकता है, ठीक। यहाँ से 20 है। अब आपको पता है कि परिमाप क्या होता है, तो परिमाप वही है कि बाहर की सभी बाउंड्री का लेंथ जोड़ दीजिए, परिमाप आ जाएगा। तो ये 20 ये 20 ये 20 ये 20 जोड़ दिए, 80 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रश्न संख्या 61 बन गया, ठीक है।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 63 में। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 63 है, 3 मिनट और 20 सेकंड के लिए टेलीफोन का बिल 35.50 रुपया है, तो 5 मिनट 30 सेकंड की कीमत क्या है? ठीक है, अब ये हमें एक यहाँ हिंट भी दिया हुआ है, दशमलव के एक स्थान तक पूर्ण करें। ये मैं बताऊंगा आपको लास्ट में क्यों लिखा गया है। ठीक, अच्छा, एक प्रश्न संख्या 62 है, क्या दिया हुआ है? 6450 रुपए का ऋण 5%। इसके बाद ये क्या दिया हुआ है? डेटा कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 62 अगर क्लियर होता है बाद में वो डेटा क्या था, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लेंगे, मैंने नंबर आपको दिया ही है। ठीक, तो वो मैं आपको क्या करूंगा, सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर लेंगे। और देखते हैं प्रश्न संख्या 63 को, कह रहा है कि 3 मिनट 20 सेकंड के टेलीफोन बिल का खर्च है 35.5 रुपये, यानी 35.5 रुपया लगभग। ठीक, 35.5 को हम 71/2 लिख सकते हैं। ठीक है, वही मैंने यहां लिख दिया। अब देखिए 3 मिनट 20 सेकंड, तो 20 सेकंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करना होगा? तो 20 सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 20/60 करना होगा, 1/3 मिनट हो जाएगा। ठीक, वही मैंने यहाँ करा है, 3 मिनट और 1/3 मिनट को जोड़ दिया और ये टोटल मिनट में मैंने बदल लिया। आप चाहे तो मिनट में बदल ले दोनों को, या फिर दोनों को सेकंड में बदल ले, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, लेकिन दोनों को एक ही यूनिट में रखना होगा। ये नहीं कि आधा को मिनट में आधा को सेकंड में रखेंगे, क्वेश्चन नहीं बन पाएगा वैसे। तो 10/3 मिनट में कितना रुपया का खर्च है? 71/2, यानी 35.5 रुपये का। ठीक, मैंने निकाल दिया 1 मिनट पे, तो 1 मिनट का खर्च इतना आ जाएगा जब आप कैलकुलेट करेंगे। और आपसे प्रश्न में पूछा गया 5 मिनट 30 सेकंड, यानी 5.5 मिनट, और 5.5 को लिख सकते हैं 11/2, मैंने वही लिख दिया। और ये आप गुणा करेंगे और इसके बाद फाइनली कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद आएगा 58.575। अब देखिए यही आगे लिखा गया कि दशमलव के एक स्थान तक पूर्ण करें। इसका मतलब क्या है कि ये जो दशमलव के बाद 3 अंक आए हैं, और 3 अंक में भी क्या कि दशमलव के बाद अगर 5 से बड़ी संख्या आती हो तो नियम है कि 1 अंक बढ़ा करके लिख देना चाहिए। ठीक है, और वही 1 अंक तक बढ़ा करके लिखने से क्या होता है कि दशमलव एक ही अंक के बाद पूर्ण माना जाता है। तो यही यहाँ पे प्रश्न आपसे हिंट करा गया था, जो आपका आंसर होगा 58.6, क्योंकि यहाँ 5 है और 5 से 1 बढ़ा के मैंने लिखा तो वो 6 होता है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ एक ग्राफ भी दिया, ध्यान देंगे कि प्रश्न संख्या 64 से 66 तक निम्नलिखित सारणी में 5 राज्यों में जून से सितंबर तक होने वाली वर्षा को मिलीमीटर में दर्शाता है। ये तो सब कुछ दिया ही हुआ है, जैसा कि देख रहे हैं। प्रश्न क्या है, किस राज्य में सबसे कम औसत वर्षा हुई? तो सबसे कम औसत वर्षा, यहाँ से क्या करना है, आपको राज्य देख लेना है और सबको जोड़ लेना है, जोड़ के और जितना महीना उतने से भाग दे देना है। जिसमें सबसे कम हुआ होगा वही आपका सबसे कम औसत का आंसर आ जाएगा। किस राज्य में जून से सितंबर तक वर्षा में क्रमिक वृद्धि देखी जा सकती है? तो जिस राज्य में क्रमिक वृद्धि हुई होगी, ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर में तो घटाई है, क्यों? क्योंकि 11 लेकिन इसके बाद 1000 फिर 1200, तो ये क्रमिक वृद्धि नहीं है। क्रमिक वृद्धि का मतलब कि लगातार बढ़ोतरी हुई हो। ठीक, हिमाचल प्रदेश में भी नहीं है क्योंकि यहाँ भी घट गया है। पश्चिम बंगाल में 1400, 1300, 1200, 1000, ये भी नहीं है, ये घटोतरी हुई है। एक यहाँ पे देखिए गोवा में, तो गोवा में 1000, 1300, 1500, 1700, यहाँ बढ़ोतरी हुई है, तो इसका आंसर इस तरीके से गोवा हो जाएगा। ठीक, 66 का क्या है कि वर्ष के किस महीने में सबसे कम वर्षा हुई है? तो देख लेंगे कि किस महीने में सबसे कम वर्षा हुई है, ये देख के बनाया जा सकता है। तो मुझे लगता है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज का सॉल्यूशन इतना ही था। अगर इसमें से कोई प्रश्न मेरे से छूट गया हो बाय मिस्टेक, तो आप उसे कमेंट में लिख देंगे, मैं उसका सॉल्यूशन वहीं पे बना करके डाल दूंगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले सॉल्यूशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।